वेलकम टू रियल सिजी 98 जहां दुनिया बदलती है कैरेक्टर्स जीते हैं और राज कभी खत्म नहीं होते। शुरू करते हैं आज की मिस्टीरियस जर्नी। डिस्क्लेमर, रियल सिजी 98 बताई गई सभी कहानियां उनके ओरिजिनल राइटर्स और क्रिएटर्स पर अधिकार रखती हैं। यह वीडियो सिर्फ एक्सप्लेनेशन, रिव्यू और एंटरटेनमेंट के लिए बने गई है। हम किसी भी कंटेंट का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो कृपया ओरिजिनल नोबल को जरूर सपोर्ट करें। अध्याय 001 एक कठोर दुनिया। ली युआन, बाजरे का कनस्तर लगभग खाली है। जाओ युन को समुद्र की सतह से एक महिला की आवाज आती सुनाई दी। ये दूर और अलौकिक लग रही थी, जिसमें रहस्य का एक संकेत था। फिर भी वह वास्तव में केवल अपने कानों में समुद्र की गहराई की गड़गड़ाहट ही पकड़ पाया। वह आवाज के मार्गदर्शन से ऊपर की ओर बहने लगा, उसकी आत्मा पानी की सतह पर खींची जा रही थी। फिर जैसे ही वह ऊपर आया, यादों का एक समूह उसके साथ ऊपर आ गया। उसे याद आया कि वह पी रहा था, एक क्लास रियूनियन में पी रहा था। उसके कई पूर्व सहपाठियों ने अपना जीवन बना लिया था, सफलता की सीढ़ी चढ़ गए थे, मील के पत्थर हासिल कर लिए थे। फिर भी वह एक कसाई बन गया था, जीवनयापन के लिए सुअ चीर रहा था, निश्चित रूप से पुराने क्लास मॉनिटर के लिए एक पतन। इसलिए उसने खुद को शराब में डुबोकर हकीकत को नजरअंदाज करने का फैसला किया। उसने सिर झुकाए रखा और एक के बाद एक गिलास पीता रहा, जब तक कि सब कुछ काला न हो गया। जानते हो, अगर तुम जल्द ही शिकार करने नहीं गए, तो हम भूख से मर जाएंगे। गांव में आजकल किसी को भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कमाया है। मुझे माफ करना। महिला की आवाज फिर से आई, उसकी चेतना को जगाया। ली युआन, वह कौन है? वह किसे बुला रही है? जाओ यून की जिज्ञासा बढ़ गई। फिर जैसे उसके सवालों का जवाब देने के लिए यादों का एक दूसरा समूह जो उसके नहीं थे उसके दिमाग में भर गया। कुछ ही क्षणों में उसने एक और आदमी का जीवन जी लिया था, या बल्कि उसे याद किया था। उसे नहीं पता था कि कैसे या क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पारगमन कर गया है, पूरी तरह से कोई और बन गया है। जिस आदमी को महिला बुला रही थी, वह खुद था। वह ली युआन था, जेम हिल काउंटी में एक शिकारी। वह शिकार करता था क्योंकि उसके परिवार के पास एक विशेष परमिट था, जो एक पूर्व काउंटी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया था। 3 साल पहले एक प्लेग ने जेम हिल काउंटी को तबाह कर दिया था। ली युआन के माता पिता जीवित नहीं बचे, उसे अकेला छोड़ गए। जीवन चलता रहा, इसलिए उसने एक धनुष उठाया और शिकार करने के लिए पहाड़ों में चला गया। वह और कुछ नहीं जानता था। जहां तक महिला की बात है, उसे उसके एक पुराने दोस्त ने उसकी देखभाल में छोड़ा था जो यात्रा पर चला गया था। इस दोस्त में एक विशेष शरारती आकर्षण और एक वीर हवा थी, जो जियांगू के एक यात्री की याद दिलाती थी। ली युआन उस दोस्त की प्रशंसा करता था, और उनके पीने के दिनों में वे अक्सर भाईचारे और वफादारी की बात करते थे। फिर भी उस दोस्त के जाने के बाद 2 साल बीत चुके थे और वह कभी वापस नहीं लौटा। ली युआन को अब एहसास हुआ कि दोस्त ने उसे सिर्फ पीछे नहीं छोड़ा था, उसने उसे सौंपा था। उसका नाम यान यू था, और वह इस साल 20 साल की हो गई थी। वह नाजुक तरीके से सुंदर थी, हालांकि खराब पोषण के कारण थोड़ी कमजोर और पतली थी। वह आम गांव की लड़की की तरह कपड़े पहनती थी, सफेद फूलों वाली नीली ब्लाउज और तंग काली पैंट जो लंबी पतली टांगों पर गर्मजोशी से चिपकती थी। उसमें एक खास आकर्षण था जो आदमी के दिल को छू सकता था, खासकर जब वह साफ धूप वाले दिन खुले मैदान में खड़ी होती थी। यान यू लिख सकती थी, इसलिए उसने ग्रामीणों के लिए पत्र लिखकर कुछ तांबे कमाए। जब ली युआन शिकार करने जाता था, तो वह बिना शिकायत किए कपड़े धोकर और खाना पकाकर उनके घर को साफ रखती थी। साल की शुरुआत में जैसे ही सर्दी शुरू हुई, ली युआन शिकार करने के लिए बाहर निकला था और लगभग एक जंगली सुअर से कुचल गया था। वह मुश्किल से जीवित घर पहुंचा, केवल बाद में गंभीर रूप से बीमार पड़ने के लिए। आज वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, दुनिया घूम गई और वह गिर गया। फिर जाओ यून पार आ गया। इस तरह सब कुछ ठीक से फिट हो गया। फिर भी जाओ यून को खुद को संभालने के लिए एक पल की जरूरत थी। उसने अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया और अपने सामने खड़ी छोटी और नाजुक गांव की लड़की पर ध्यान केंद्रित किया। वह वास्तव में उससे 3 साल बड़ी थी, इसलिए वह आमतौर पर उसे बड़ी बहन कहता था। क्या तुम ठीक हो? आज तुम थोड़ा और आराम कर लो। मैं चाची वांग के घर जाकर देख सकती हूँ कि क्या हम कुछ बाजरा उधार ले सकते हैं। अगर बाजरा नहीं, तो शायद कुछ दालें, यान यू ने कहा। नहीं, 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 मैं ठीक हूँ। मैं आज शिकार करने जाऊंगा। अगर मैं कुछ पकड़ पाया, तो हमें किसी का एहसान नहीं चुकाना पड़ेगा। जाओ युन, या बल्कि ली युआन ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। चूंकि वह एक नई दुनिया में आया था, इसलिए उसे बाहर जाकर खुद उसका पता लगाना चाहिए। ठीक है, बस सावधान रहना। अब कड़ाके की सर्दी है और पहाड़ में शायद ही कोई खेल है। जो जानवर अभी भी घूम रहे हैं, वे सभी मोटे मोटी चमड़ी वाले जीव हैं जो ठंड के लिए मोटे हो गए हैं। वे भयंकर हो सकते हैं, यान यू ने कहा। जैसे ही उसने उसकी हालत देखी, उसकी भौहें एक नाजुक शिकन में सिकुड़ गईं।
आखिरकार ली युआन ही एकमात्र आदमी था जिस पर यान यू भरोसा कर सकती थी। ली युआन ने और कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप दीवार से अपना शिकार धनुष उतार लिया और उसके बगल में घिसी हुई तरकश और एक छोटी थैली ली। उसके पास केवल 5 तीर बचे थे, जिनकी नोकें सावधानी से तेज की गई थी। वो जंगली सुअर से भागते समय अन्य 10 खो चुका था। फिर भी 5 तीर कुछ न होने से बेहतर थे। थैली में 20 चिकने पत्थर थे, जो छोटे शिकार को गोली मारने और लेने के लिए एकदम सही थे, बिना उनके फर को नुकसान पहुंचाए, जिसे वह बाद में बेहतर कीमत पर बेच सकता था। उसने दरवाजा खोला। बाहर हवा में एक लटकता हुआ पट्टा ढीला लटका हुआ था, जिसके सिरे पर एक खाली कॉलर झूल रहा था। उसके पास एक वफादार शिकार कुत्ता था, लेकिन पिछले पतझड़ में वह कुत्ता उसे बचाते हुए मर गया था। पहाड़ों में एक उग्र काले भालू द्वारा मारा गया था। उस पुराने पीले फर वाले मवेशी के बिना उसके पास आसपास के खतरे के बारे में चेतावनी देने वाला कोई नहीं था। यही कारण था कि वह जंगली सुअर से पकड़ा गया था। पट्टा उदास रूप से झूल रहा था, लकड़ी के केबिन से धीरे धीरे थपथपाता हुआ। जिंदा रहो, ली युआन ने खुद से फुसफुसाया। उसने अपनी नजरें हटा ली, दीवार के सहारे झुकी एक कुल्हाड़ी उठा ली और उसे अपनी बेल्ट में डाल लिया, फिर शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाली एक पिचफोर्क उठाई। फिर उसने दूर के पहाड़ी रास्ते को देखा और निकल पड़ा। जैसे ही ली युआन चला, उसने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। उसका घर लिटिल इंक माउंटेन की तलहटी में खड़ा था। यह इलाका झुगी बस्ती नहीं था, लेकिन उससे बस एक कदम ऊपर था। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह अपने कौशल को सुधारे, अधिक पैसा कमाए, यान यू को औपचारिक रूप से प्रस्ताव देने का सही क्षण ढूंढे और सिल्वर क्रीक में चले जाए, जो इन हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित जगह है। अगर वह सिल्वर क्रीक में जाना चाहता था, तो उसे कनेक्शन की जरूरत थी। चूंकि उसके पास कनेक्शन नहीं थे, इसलिए उसे पैसे की जरूरत थी। दुर्भाग्य से उसके शिकार कौशल उतने महान नहीं थे। पर्याप्त चांदी बचाना कठिन होगा। ली युआन ने थकी हुई सांस छोड़ी, अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश की। अपनी नई यादों के साथ विरासत में मिले सहज ज्ञान का पालन करते हुए उसने पहाड़ों पर चढ़ते हुए अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। एक निश्चित रिच से परे और घाटी में असली जंगल शुरू हुआ। पहाड़ों पर छायाएं खींच गईं और जल्द ही सूरज पश्चिम की ओर खिसक गया। शाम तक ली युआन थका हारा और खाली हाथ घर लौट आया। उसने कुछ भी नहीं पकड़ा था। सर्दियों में वन्यजीव दुर्लभ थे, खासकर मानव बस्तियों के पास। उसने केवल उस जंगली सुअर का सामना किया था जब उसने पहाड़ के दूसरे रिज में गहराई तक धकेला था। आज हालांकि उसने इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं की थी। अंदर यान यू ने उसे कुछ भी दिखाए बिना लौटते देखा और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह एक तांबे के दर्पण के पास गई, एक बेसिन से कुछ लकड़ी की राख निकाली और उसे अपने चेहरे पर समान रूप से मल दिया। उसकी ओर मुड़कर उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे काफी दयनीय दिखाता है? ली युआन ने उसे देखा। वह सुंदर चेहरा अब कालिक से सना हुआ था, जिससे वह आग या आपदा से बचे किसी व्यक्ति की तरह दिख रही थी। उसने सिर हिलाया और आह भरी। मुझे सच में खेद है, तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। यान यू बस मुस्कुराए और चंचलता से पलकें झपकाईं। मैं चाची वांग से कुछ बाजरा उधार लेने जाऊंगी। फिर वह एक कटोरा लेकर चली गई। वह जल्द ही लौट आए, लेकिन कटोरे में केवल कतरनों का मिश्रण था। बाजरे के कुछ दाने, लेकिन ज्यादातर भूसी और बीन के टुकड़े। भूसी, अनाज के बाहरी कठोर खोल, मुश्किल से खाने योग्य थे। लेकिन जब हताश हो तो आप उन्हें निगल सकते थे। काउंटी में फसल का साल खराब था। कमी के कारण अनाज महंगा हो गया था और भूसी की भी कीमत बढ़ गई थी। मुझे बीन्स निकालने दो और तुम्हारे लिए बीन दलिया का एक कटोरा पका दो, यान यू ने प्रस्ताव दिया। बस सबको एक साथ पका दो, हम बांट लेंगे, ली युआन ने कहा। रात के खाने के बाद ली युआन बिस्तर पर लेट गया। दोपहर की धूप में कंबल गर्म और हवादार किए गए थे और काफी आरामदायक लग रहे थे। लेकिन बिस्तर के नीचे केवल पुआल की एक परत थी, जो ज्यादा गर्मी नहीं रोक पाती थी। वह सिकुड़ गया, हिलने डुलने से बचने की कोशिश कर रहा था, किसी भी गर्मी को फंसाने की उम्मीद कर रहा था। लंबी चुप्पी के बाद उसने एक व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ी। इस अजीब नई दुनिया में गिर गया, उसने पाया कि जीवित रहना ही एक चुनौती थी, जो घर पर सुअर चीरने से भी ज्यादा कठिन थी। फिर भी ये निराशा में डूबने का समय नहीं था। वह जब तक चाहे तब तक शिकायत कर सकता था, लेकिन जब सुबह होगी तो उसे आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा। कड़ाके की सर्दी में कोई शिकार कैसे कर सकता है? लेकिन अगर वह शिकार नहीं करता, तो वह और क्या कर सकता था? इन दिनों यहाँ तक कि जमींदारों के पास भी मजदूरों की कमी नहीं थी। भले ही आप चाहते थे कि कोई आपका शोषण करे, फिर भी आपको कोई खरीदार नहीं मिलेगा, जब तक कि आप खुद को पूरी तरह से न बेच दें। अपनी यादों से ली युआन ने देखा था कि ये दुनिया कितनी कठोर हो सकती है। लिटिल इंक माउंटेन के आसपास कई परिवारों ने चुपके से अपने रिश्तेदारों को बेच दिया था, कुछ ने बेटियों या बेटों को बेचा और कुछ ने तो अपनी पत्नियों को भी बेच दिया। इस तरह से सोचें, चाची वांग से थोड़ा बाजरा उधार लेने में सक्षम होना पहले से ही एक छोटी सी दया थी।
बस सो जाओ, ली युआन ने खुद से कहा, अपनी आंखें बंद की और गंभीर विचारों को दूर धकेल दिया। वह आधी रात तक सोता रहा, जब दरवाजे की चरमराने की आवाज से वह जाग गया। आंखें खोलकर उसने अंधेरे में एक परिचित आकृति सरकती देखी। जैसे ही वह पास आया, उसने उसका रजाई खींचा और जोर से शर्माते हुए फुसफुसाया, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके साथ उसने कवर उठाया और सीधे अंदर चढ़ गई। ली युआन। माहौल गर्म और तीव्र हो गया, और केवल रात के गहरे हिस्से में ही दुनिया आखिरकार शांत हुई। यान यू थकी हुई लेकिन संतुष्ट, ली युआन की बाहों में सिमटी हुई थी। बिस्तर अब गर्म और आरामदायक था। भोर में सूरज की पहली किरण खिड़की की दरार से फिसलकर ली युआन के चेहरे पर पड़ी। उसने अपनी आंखें खोली और अचानक वह जम गया। पाठ की एक पंक्ति उसकी आंखों के सामने चमक उठी। आपने यान यू के साथ एक सामंजस्यपूर्ण रात बिताई और 5 स्टेट पॉइंट अर्जित किए। फिर एक स्टेटस विंडो दिखाई दी। ली युआन ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। 5 स्टेट पॉइंट और इटर्नल यूथ। मेरे पास बेसिक आर्चरी और बेसिक ट्रैकिंग में भी पॉइंट हैं। कोई रास्ता नहीं। अध्याय 002 निर्णायक। एक बार जब स्थिति विंडो दृश्य से ओझल हो गई, तो ली युआन ने अपनी दृष्टि में कुछ संख्याएं देखी। वे 0 to 1 नंबर प्रदर्शित करते हुए यान यू के बगल में तैरते रहे। वह उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी उंगलियां बस आर पार हो गईं। उसके मन में एक विचार आया और उसने खुद पर नजर डाली। निश्चित रूप से एक 0 to 1 भी वहां मंडरा रहा था। यह क्या है? कुछ समय पहले की स्थिति विंडो को याद करते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लिया। सावधानी से उसने अपने बगल में बैठी महिला को जगाए बिना अपना बायां हाथ हिलाने की कोशिश की। फिर भी हल्की सी हलचल ने उसे जगा दिया। पिछली रात यान यू को अंतरंगता का पहला स्वाद मिला था। वह एक लड़की से एक महिला बन गई थी। वह मासूमियत जो एक समय में उसके पास थी, एक नर्म, अधिक आकर्षक परिपक्वता में बदल गई थी। उसकी बादाम के आकार की आंखें युवक को उनिंदापन से देख रही थीं, और वह बुदबुदाया, ली युआन, अभी जल्दी है। थोड़ी देर और सो जाओ। यान यू, कल रात के बारे में। यान यू की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ देर रुकने के बाद उसने धीरे से आह भरी। कल शाम, मैं कुछ बाजरा उधार लेने के लिए आंटी वांग के पास गया और देखा कि बूढ़े लिन के बेटे की मृत्यु हो गई थी। वह इतने लंबे समय से बीमार था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेशक वह मर जाएगा। हमारे परिवार के पास अभी भी थोड़ा पैसा बचा हुआ है, लेकिन एक बार यह खत्म हो जाने के बाद मुझे नहीं पता कि हम कैसे जीवित रहेंगे। अगर यह कभी भी हताश हो जाए, तो मैं खुद को साफ कर लूंगा और एक अच्छी पोशाक पहन लूंगा। यदि आपको करना पड़े तो आप मुझे शहर के किसी धनी परिवार को बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा होने से पहले, मैं खुद को तुम्हें सौंपना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पहुंचता हूँ, या अगर मैं मर जाता हूँ, मुझे कम से कम थोड़ा आराम महसूस होगा। उसने खुद को उसकी बाहों में दबा लिया। कांपते हुए कंधे इतने पतले और पीले पड़ गए। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह फुसफुसाई, मैं केवल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं किसी और को नहीं चाहती। उसे कसकर पकड़ते हुए ली युआन ने कहा, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर हम वास्तव में नहीं रुक सकते हैं, तो हमारे पास जो थोड़ा पैसा बचा है उसका उपयोग करेंगे। मैं बाकी का किसी तरह पता लगा लूंगा। उसने अपने हाथ ढीले कर लिए, अपनी अंडरशर्ट और फटी हुई सूती पैंट पहन ली, फिर अपने जूते पहन लिए। रैक से गद्देदार जैकेट को पकड़कर उसने अपने पीछे यान यू की कोमल आवाज सुनी। अभी भी कल रात का आधा कटोरा दलिया बचा हुआ है। ये ठंडा है, लेकिन तुम्हें इसे खाना चाहिए। ली युआन ने सहमति व्यक्त की और मेज पर चले गए। जल्दी से उसने दलिया में से कुछ निगल लिया। ये ठंडा और कठोर था, लेकिन कम से कम इससे उसका पेट थोड़ा भर गया। मैंने बाकी आधा हिस्सा तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम्हें इसे खत्म करना चाहिए। मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर यहीं पड़ा रहूंगा। मुझे भूख नहीं है। बस इसे खाओ, ली युआन ने कहा, जब उसने अपना शिकार धनुष अपनी पीठ पर लटकाया, अपनी बेल्ट में एक कुल्हाड़ी छिपाई और अपना 3 आयामी पिचफॉर्क उठाया। बाहर निकलते ही वह अचानक रुक गया। मुड़कर उसने देखा कि फ्लोटिंग नंबर 0 to 1 से 1 to 2 में बदल गए थे। ली युआन रुका, बाहर जाने से पहले चारों ओर नजर दौड़ाई। वह गांव की मुख्य सड़क से नीचे चला गया और वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को ध्यान से देखता रहा। जब भी वह लोगों को देखता, उनके सिर के ऊपर एक तैरता हुआ अंक दिखाई देता। उनमें से अधिकांश को 0 to 1 लेबल किया गया था। हालांकि, यदि किसी के हाथ में दरांती, कुदाल या फावड़ा है, तो उनकी संख्या 1 to 2 होगी। कुछ जो दुबले पतले या उदासीन दिखाई देते थे, वे अभी भी 0 to 1 पर बने हुए हैं। ली युआन अपने ट्रैक में रुका हुआ था, एहसास जाग रहा था। निश्चित रूप से, यह उसके पिछले जीवन में खेले गए एक निश्चित खेल की प्रणाली की तरह ही था। इसमें एक स्टेटस विंडो थी, स्टेट पॉइंट जोड़ने का एक तरीका था, और ये संख्याएं एक प्रकार की समग्र युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थीं। सामान्य परिस्थितियों में, जिस किसी ने मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण नहीं लिया था, उसका पंजीकरण 0 to 1 था।
यदि वे कोई हथियार उठाते हैं तो उनकी शक्ति में उतार चढ़ाव होता है, जिससे सीमा 1-2 हो जाती है। जैसा कि कहा गया है, वास्तव में खराब संविधान वाले लोग सशस्त्र होने पर भी 0-1 पर बने रह सकते हैं। उस समय जब ये गेम पहली बार लॉन्च हुआ था तो कई खिलाड़ियों ने इसे नंबर गेम कहा था। यदि आपने कम संख्या वाले राक्षस को देखा तो आपने हमला कर दिया। अगर कुछ बेईमान खिलाड़ियों को जंगल में अपने से कमजोर कोई मिल जाए तो वे भी उसके पीछे जा सकते हैं। लेकिन लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि यह इतना आसान नहीं है। जल्द ही गेम को एक नया उपनाम मिल गया, द शिट बैटिंग सुन्नुवा बिच गेम। आखिरकार आप सोच सकते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को हरा सकते हैं जिसके पास 1-2 थे जबकि आप 3-4 साल के थे, केवल इसलिए कि वे कोई जादुई वस्तु निकाल लें और सीधे 10-20 पर पहुंच जाएं। इस तरह की अचानक बिजली वृद्धि उपकरण स्लॉट पर निर्भर करती है। यदि आपके पास एक नहीं है तो आप उस प्रकार के स्टंट नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट रुकें। ली युआन के पास स्वयं एक उपकरण स्लॉट था। यह अभी भी बंद था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी स्टेटस विंडो पर था। और वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी नहीं था। उनके पास शाश्वत यौवन की क्षमता भी थी। इसके विवरण पर फिर से नजर डालते हुए उन्होंने देखा। शाश्वत यौवन, आपका जीवन काल अनंत है और आप सदैव अपनी युवावस्था के चरम पर रहेंगे। आप बुढ़ापे से कभी नहीं मरेंगे। अब जब उसने पुष्टि कर ली है कि यह सिर्फ एक भ्रम नहीं है, तो उसके अंदर वास्तविक आनंद की लहर दौड़ गई। शाश्वत यौवन, वह वास्तव में अमर था। यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में लोग केवल सपने देखते थे। लेकिन उसने खुद को शांत कर लिया। शाश्वत यौवन का केवल यही मतलब था कि वह बुढ़ापे से नहीं मरेगा, ऐसा नहीं कि उसे मारा नहीं जा सकता। यदि उसने स्वयं की रक्षा करने की शक्ति के बिना वास्तविक खतरे का सामना किया तो शाश्वत युवा बेकार होगा। इस उपहार का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उसे ध्यान आकर्षित करने से बचना था और लगातार अपनी शक्ति बढ़ानी थी। ली युआन सड़क पर चलता रहा और सोचता रहा, अगर ऐसा ही है तो मैं बहुत साहपूर्वक नहीं जी सकता। मैं अपनी ताकत और छिपे हुए कार्ड जमा करने के लिए समय पर भरोसा करूंगा। आखिरकार मेरे पास पर्याप्त से अधिक समय है, और अगर सिर्फ इंतजार करने से कुछ हल हो सकता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपने अभी भी बड़बड़ाते हुए पेट की ओर देखा। पहली बात, मुझे अपना पेट भरना है और मेरे सामने मौजूद चुनौती से पार पाना है। वह अचानक रुका और सड़क के किनारे पुराने जंगल में चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद जहां कोई उसे देख नहीं सकता था, उसने अपने दिमाग में एक आदेश जारी करने की कोशिश की, स्टेट पॉइंट आवंटित करें। उसकी स्थिति विंडो पर उसके 2 कौशलों के बगल में छोटे जोड़ चिन्ह दिखाई दिए। उन्होंने बेसिक तीरंदाजी में एक अंक जोड़ने का प्रयास किया। बुनियादी तीरंदाजी 6/10, बुनियादी तीरंदाजी 7/10। कुछ नहीं हुआ। वह आगे बढ़ता रहा और बेसिक तीरंदाजी में कुल 3 और अंक जोड़े। बुनियादी तीरंदाजी 7/10 नहीं। मध्यवर्ती तीरंदाजी 0/20। धनुष और बाण से परिचित होने का तीव्र भाव उसके मन में समा गया। यह ऐसा था मानो वह कई दर्जन दिनों से दिन रात धनुष थामे रहा हो और अपनी सारी एकाग्रता प्रशिक्षण में लगा रहा हो। उन्होंने उस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण प्रगति को हासिल करने के लिए पसीना बहाना और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना याद किया। फिर भी थकान की याद रास्ते में कहीं खो गई थी, जिससे वह वर्तमान में तरोताजा और कमजोर नहीं रह गया था। ली युआन ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है कि ये जोड़े गए बिंदु मेरी ऊर्जा या जीवन शक्ति को खत्म नहीं करते हैं। उस स्थिति में चिंता की कोई बात नहीं है। इसके साथ उन्होंने बेसिक ट्रैकिंग पर अपने अंतिम शेष बिंदु का उपयोग किया। तुरंत स्थिति विंडो ने परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया। उसने फिर से फ्लोटिंग नंबरों पर नजर डाली और देखा कि उसकी कुल युद्ध शक्ति 1-2 से 2-3 हो गई थी। ये बहुत बड़ी छलांग नहीं लग सकती है, लेकिन ये देखते हुए कि उसने 2-3 बजे गांव में एक भी व्यक्ति को नहीं देखा था, इससे उसे सुरक्षा की एक आश्वस्त भावना मिली। इस समग्र युद्ध शक्ति संकेतक के साथ सशस्त्र, वह अधिक प्रभावी ढंग से कम प्रोफाइल रख सकता था। और यदि उसका सामना किसी कमजोर व्यक्ति से होता है जो इससे बेहतर कुछ नहीं जानता है, तो उसे शांत नहीं रहना होगा। ली युआन लिटिल इंक माउंटेन के बाहरी इलाके में लौट आए। वह कुछ देर तक पहाड़ी रास्ते पर चलता रहा, फिर किनारे की एक छोटी सी पगडंडी पर फिसल गया और झाड़ियों के बीच से निकलने के लिए अपनी कुल्हाड़ी से रास्ता काट लिया। पेड़ों से एक खुली जगह पर निकलने के बाद उसने कुल्हाड़ी हटा दी और उसकी जगह अपना धनुष तैयार कर लिया और पहरा देता रहा। कुछ दूरी पर समाशोधन के पार एक लगभग सूख चुकी खाड़ी थी। स्मृति से ली युआन को पता था कि वसंत ऋतु में ये खेल के लिए एक अच्छा स्थान होगा। हालांकि अभी यहाँ किसी भी जानवर को ढूंढना कठिन था। वह कुछ अन्य स्थानों पर घूमा जहां उसे कभी कभी जंगली जानवरों के होने की याद आती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई भाग्य नहीं मिला। ऐसा लगता है कि अगर मैं वास्तव में शिकार करना चाहता हूं, तो मुझे दूसरी चोटी के गहरे हिस्से में जाना होगा। वह झिझक रहा था। मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। अध्याय 003 परेशान करने वाला समय। ली युआन ने संक्षेप में सीधे दूसरे रिज के गहरे हिस्से की ओर जाने पर विचार किया था। अब उसके बैल के नीचे इंटरमीडिएट तीरंदाजी थी।
खेल और उपन्यासों में एक बार जब आप स्तर ऊपर हो जाते हैं तो दुश्मनों की अगली लहर से निपटना आमतौर पर बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि यह जोखिम उठाने लायक नहीं है। अपनी यादों से वह जानता था कि यान यूस्टिल के पास कुछ आपातकालीन धन था, 400 तांबे या 4 बड़े सिक्के। प्रचुरता के समय में उन 4 सिक्कों से 20 किलो बाजरा खरीदा जा सकता था। अब वह इसमें से 6 किलोग्राम प्राप्त करने में भाग्यशाली होगा। सच तो यह है कि यह सब केवल काले बाजार में ही संभव था, जो बहुत दूर और बहुत खतरनाक था। घर के करीब एकमात्र विकल्प लिटिल इंक विलेज में अनाज की दुकान थी, जहां लालची व्यापारी लोगों की आपदाओं से लाभ कमाने के लिए भोजन जमा करते थे। वहां 4 सिक्के शायद 4 किलोग्राम तक फैल सकते हैं, फिर भी उसे और यान यूफेड को कुछ हफ्तों तक रखने के लिए पर्याप्त हैं, अगर वे इसे सावधानी से राशन दें। चूंकि पैसे खत्म होने से पहले उनके पास अभी भी थोड़ा समय था, इसलिए दूसरे रिच से आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। ली युआंग ने फिर से अपनी स्थिति विंडो पर संख्याओं पर नजर डाली, कम से कम कुछ हद तक आशान्वित महसूस किया। मैं अगले 2 दिन चीजों का परीक्षण करने में बिताऊंगा। शायद मैं ये पता लगा सकता हूँ कि प्रत्येक दिन अधिक स्टेट पॉइंट कैसे अर्जित किए जाएं। ऐसा कहकर वह वापस सूखे नाले की ओर मुड़ गया। तभी, बहुत दूर नहीं, धुंधले जंगल से उसने एक 3-5 को बहते हुए देखा। तुरंत उसने दौड़ने के लिए अपनी एड़ी घुमाई। But the moment he bolted, that 3-5 picked up speed as well. उसके पीछे से एक तेज पुरुष आवाज ने पुकारा, ओए पिपस्क्वीक, तुम क्यों भाग रहे हो? लू युआन स्टॉप्ड। उसने उस आवाज को पहचान लिया। यह एक अन्य शिकारी कियान सैन था। वह लंबा, हट्टा-कट्टा और वह सब कुछ था जो ली युआन नहीं था। इसके अलावा कियान सनहाद के घर में 4 भाई थे, जिससे उन्हें संख्या में ताकत मिली, जिसकी अकेले और बिना रिश्तेदारों के ली युआन के पास बहुत कमी थी। निश्चित रूप से एक शक्तिशाली रूप से निर्मित व्यक्ति जल्द ही पेड़ों से बाहर आया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में आक्रामकता का स्पष्ट भाव था। उसके दाहिने हाथ में एक कच्चा लकड़ी का क्रॉसबो था, उसके बाएं हाथ में एक खतरनाक दिखने वाले पीले कुत्ते का पट्टा था, और उसकी पीठ पर पूर्वी शैली की कुल्हाड़ी बंधी हुई थी। कियान संजोग उठा और ली युआन के कंधे पर एक भारी हथेली थपथपाए। फिर से खाली हाथ घर जा रहे हैं, है ना? मुझे यह मत बताएं कि आप चाहते हैं कि आपकी वो सुंदर पत्नी भूखी रहे। अनौपचारिक लहजे के बावजूद ली युआन को पता था कि वे करीब नहीं थे। वह अति परिचित तरीका कियान सैन का उसे नियंत्रण में रखने का तरीका था। ली युआन के कंधे पर हाथ रखते हुए कियान सांगा ने उस पर हल्के से दबाव डाला और एक उपहास भरी हंसी निकाली। टस्क टस्क टस्क, तुम इतने दुबले पतले हो कि एक शिकारी की तरह नहीं दिखते। बस मुझे देखो, अगर तुम्हारे पास मेरा आधा भी वजन होता तो तुम सीधे दूसरी चोटी के पीछे की ओर बढ़ रहे होते। इसके साथ ही उन्होंने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी, मानो बाद के लिए कोई भव्य खुलासा बचाकर रखा हो। ये देखते हुए कि ली युआन के बारे में कियान सेक को क्या पता था, उसे पूरी उम्मीद थी कि लड़का पूछेगा, वहाँ क्या है? क्या आप सर्दियों में भी शिकार कर सकते हैं? और फिर, एक बार जब वह काफी डींगे हाँक चुका, तो शायद ली युआन कहेगा, मुझे अपने साथ ले चलो। बट ली युआन ने सरलता से उत्तर दिया, क्षमा करें, मुझे घर जाना है। यान यू इस रात के खाने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। रात का खाना। कियान सैन की भौहें झुक गईं, और उसकी आवाज एक पायदान ऊपर उठ गई। तुम्हें घर पर जो भी मामूली सा भोजन मिला है, उसमें अच्छी बात क्या है? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उचित दावत के लिए दूसरी पहाड़ी के दूर तक ले जाऊंगा। हम उस सुअर का पता लगाएंगे जिसने पहले तुम्हारा पीछा किया था, हा हा। ये कहते हुए उसने लापरवाही से अपने हाथ की रस्सी ढीली कर दी। उसके बगल में खड़ा भयंकर पीला कुत्ता आक्रामक ऊर्जा से भरा हुआ था। Once it was a short distance away, Li Yuan glimpsed 1-2 floating above the dog's head. इस बीच, कियान सन से ऊपर की संख्या 2-3 पढ़ें। ली युआन झिझक रहा था। तो ये 2 लोगों की टीम है। पिप्सिक्यूक, कियान सैन ने तिरछी नजर से झुकते हुए कहा, बस मेरे कुत्ते को देखो, ओ एल। जब वह सुअर का पीछा कर रहा होता है, तो हमें बस उसे दूसरी तरफ से रोकना होता है। इससे आसान तो नहीं हो सकता, है ना? ओह, मैं सचमुच नहीं कर सकता। मेरी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मेरी पीठ और पैर अभी भी दर्द करते हैं। अरे, कियान सन्स ने रुखाई से कहा, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। ये वास्तव में दुखदाई है। ठीक है, फिर अगली बार जब तुम यहाँ आओगे, जब तुम बेहतर महसूस करोगे, तो तुम मेरे साथ दूसरे रिच पर आओगे। समझ गया। उसने ली युवानाडाउन को घूर कर देखा, जो उसकी नजर में एक खतरनाक खतरा था। ठीक है, अगली बार निश्चित रूप से, ली युआन ने जल्दी से उत्तर दिया। तभी कियान सैन लेट गया और उसने ली युआन की छाती पर उंगली से वार किया और फिर अपना ध्यान दूसरे दुबले पतले शिकारी पर केंद्रित कर दिया जो अभी अभी दूरी पर दिखाई दिया था। अपने कुत्ते के लिए सीटी बजाते हुए वह तेजी से आगे बढ़ गया और ली युआन को भागने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। ली युआन को ठीक ठीक पता था कि कियान सैन के दिमाग में क्या था। वह आदमी शायद अकेले दूसरी पहाड़ी पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक साथी चाहता था, या शायद एक पैटी भी।
बाहर जाने से पहले वह बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन एक बार ली युआन वहां आ गया तो उसे सीधे भेड़ियों के पास फेंक दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे रिज का पिछला भाग किसी शव को ठिकाने लगाने के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। कुछ ही समय में लाश जंगली जानवरों को खींच लेगी, न जाने कौन उसे कहां खींच ले जाएगा। यहाँ तक कि अधिकारियों को इसकी सूचना देने से भी मदद नहीं मिलेगी। इस अकाल वर्ष में स्थानीय अधिकारियों ने शायद ही किसी चीज पर तुरंत कार्रवाई की हो। जांच से पहले आधा महीना बीत जाना बिल्कुल सामान्य बात थी। भले ही अधिकारियों ने जांच में देरी नहीं की, लेकिन वास्तव में दूसरे रिज के पीछे एक लापता लाश का पता लगाना असंभव था। और अगर किसी चमत्कार से उन्हें शव मिल भी गया, तो संभवतः उसे जंगली जानवरों ने इतनी बुरी तरह से नोच डाला होगा कि कोई भी जांचकर्ता यह नहीं बता पाएगा कि पीड़ित की मौत इंसानों के हाथों हुई या किसी जानवर के हमले से। संभावना अधिक थी कि एक बार जब काउंटी मजिस्ट्रेट ने सुना कि दूसरे रिज में कोई व्यक्ति गायब हो गया है, तो वह गहराई से देखने की जहमत उठाए बिना इसे दर्ज कर देगा। जाने के बाद ली युआन ने मुख्य सड़क को छोड़ दिया और घर के लिए एक गोल चक्कर का रास्ता अपनाया। जब ली युआन आंगन में पहुंचे तो दरवाजा आधा बंद था। यान यू स्टूड दीवार के पास अपने पैर की उंगलियों पर बैठी ताजी जलती हुई चीजें जमा कर रही थी। उसने ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं की, बस पास के पेड़ों के नीचे से गिरी हुई शाखाएं उठा लाई। उसके कदमों की आहट पर वह इधर उधर घूमी और जब उसने उसका चेहरा पहचाना तो उसके गालों पर राहत और गर्मजोशी की एक हल्की मुस्कान खिल गई। ली युआन, वह उसकी बाहों में छलांग लगाते हुए भागी, मानो उसने अंततः एक लंबी रुकी हुई सांस छोड़ दी हो। युआन, युआन, शी मर्मर्ड। क्या गलत? उसने पूछा। मैंने एक आवारा कुत्ते को एक लाश खोदते देखा। शव को कुछ दिन पहले ही दफनाया गया था। संभवतः अधिक गहराई में नहीं दफनाया गया था। आई एम स्केर्ड। मैं भी ऐसा ही हूँ। और मैं आज बिना एक भी कैच पकड़े वापस आ गया। ठीक ठाक है। उसने अपना सिर ऊपर झुकाया और धीरे से अपने हाथ उसके गालों पर रख दिए। हम दोनों यहाँ हैं और हम दोनों सुरक्षित हैं। यही मायने रखता है। करीब से देखने पर उसकी विशेषताएं सचमुच बहुत प्यारी थी। उनमें एक सूक्ष्म आकर्षण था जो दिल को लुभाता था। आपने उस कुत्ते को कहाँ देखा? शायद हम उसका पता लगा सकते हैं, उन्होंने महत्वाकांक्षा की झलक महसूस करते हुए कहा। वह चौंक कर हंसने लगी। यह अब काफी समय बीत चुका है। इसके अलावा मैंने आज अपने 2 बड़े सिक्कों का उपयोग 1-1 किलोग्राम बाजरा, मोटा अनाज और फलियां प्राप्त करने के लिए किया। एक साथ मिलाने पर ये हमारे लिए कुछ समय तक चलेगा। क्या किसी ने तुम्हें उन्हें खरीदते हुए देखा? आंटी वांग और उनके पति वहां थे, इसलिए उन्होंने मुझे ये सब घर ले जाने में मदद की। अन्यथा मैं अकेले इतना सारा सामान वापस लाने की हिम्मत नहीं कर पाती। एक क्षण के लिए दोनों शांत हो गए। इतने तनावपूर्ण दिन के बाद उनके बीच की चुप्पी अनकही लालसा से भरी हुई लग रही थी। अचानक यान युगा ने चौंककर चिल्लाया, W what are you? ली युआन ने उसके घुटनों के नीचे एक हाथ डाला और उसे जमीन से ऊपर उठाया और तेज कदमों के साथ उसे घर में ले गया। लेकिन रात का खाना भी स्टार नहीं है। आह आह, उनकी आवाजें जल्द ही बड़बड़ाहट में बदल गईं, एक दूसरे की गर्मजोशी से बहकर 2 लोगों की धीमी फुसफुसाहट बन गईं। अध्याय 004 अनाथों को खाना। रात हो गई। खूबसूरत महिला की हौनफती सांसें धीरे धीरे धीमी पड़ गईं, उसकी कामुक आवाज हवा में गूंजती रही। ली युआन, तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम अपनी पत्नी की देखभाल करना जानते हो। ठीक है, मैं उठकर अभी रात का खाना बनाती हूँ। हे, जाओ और आराम करो। तुम जानते हो कि मैं घर की सब चीजों का ख्याल रखूंगी। अगले कुछ दिनों में ली युआन ने अपनी नई मिली क्षमता के साथ प्रयोग करते हुए 2 और रातें बिताईं और अंततः कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा। पता चला कि यह सिस्टम अपने नाम पर खरा उतरा। ये सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन को पुरस्कृत करता था। जब तक वह और यान यू हर रात अंतरंगता साझा नहीं करते, एक दूसरे को सचमुच महत्व देते, तब तक कोई स्टेट पॉइंट नहीं मिलता था। इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एक रात ली युआन ने जानबूझकर यान यू को छेड़ा, उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना। नतीजा 0 अंक। और सबसे बुरा यह था कि दिन में किसी भी मुलाकात का कोई मतलब नहीं था। स्टेट पॉइंट केवल रात में ही मिलते थे। तीसरी रात यान यू मिट्टी के चूल्हे के सामने सिमटी हुई थी, आग की लपटों को ध्यान से देख रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर भावनाओं का एक भंवर दिखाई दे रहा था। उसने पहले भी अफवाहें सुनी थी कि आदमी शादी के बाद बहुत बदल जाते हैं। शादी से पहले वे आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर बाद में बुरा। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा उसके साथ होगा। उसका विचार पिछली रात ली युआन के व्यवहार पर चला गया और उसका दिल अभी भी बेचैन था। हालांकि दोनों ने कभी औपचारिक समारोह नहीं किया था, वे वास्तव में कुछ समय से पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। यान यू ने देखा था कि वह कितना ईमानदार और विचारशील हो सकता था और एक साथ एक छत के नीचे जीवन स्थिर था। उसने उसे अपना दिल और अपना शरीर दे दिया था, इस अकाल के समय में कहीं और मौका न मिलने की चिंता में। लेकिन अब ली युआन ऐसा कैसे हो गया? इससे भी बदतर, पिछले कुछ दिनों से वह दिन दहाड़े उससे अंतरंगता क्यों मांग रहा था? यह इतना, वह धीरे से आह भरी, दुखी महसूस कर रही थी।
कड़क कड़क चूल्हे में चिंगारियां उठी। अचानक आग मरने लगी। चौंका हुआ यान यू ने आग को जलाने के लिए कुछ और लकड़ियां उठाईं। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने बाहर कदम सुना। उसने तुरंत ली युआन को पहचान लिया। फिर भी वह ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। पिछली रात की बदसलूकी अभी भी चुभ रही थी। वह अपमानित और आशंकित दोनों महसूस कर रही थी। इसकी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। ली युआन की आवाज उसके ठीक पीछे से आई। वह चौंक गई। हकलाते हुए उसने कहा, तो तुम आराम करो। जैसे ही उसने बोला, यान यू अचानक चीख पड़ी। ली युआन ने उसे एक ही झटके में जमीन से उठा लिया। ली युआन, मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। यान यू ने अपनी दोनों मुट्ठियों से उसकी छाती पर मारा। कुछ आधे अधूरे वार के बाद उसने आंसू आने से पहले ही रोक दिया। पछतावा उसके दिल में घुस गया। शायद वह पहले बहुत जल्दबाजी कर गई थी। फिर भी जो उसने डर था वह नहीं हुआ। ली युआन ने बस उसे बिस्तर पर लिटा दिया, उसकी लाल आंखों में झांका और कहा, देखो तुम थकी हुई हो और फिर भी काम कर रही हो। मैं दिन में सब संभाल लूंगा। वैसे भी मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं ठीक होने के लिए कुछ और दिन यहीं रहूंगा। वह एक पल के लिए रुका, फिर अपने दोनों हाथ उसके पतले कंधों पर रखे और ईमानदारी से कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं पहाड़ पर जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि जल्द ही हमारी मेज पर मांस होगा। कल रात मेरी गलती थी। अगर मैंने फिर कभी ऐसा किया तो मैं खुद को सजा दूंगा। ऐसा कहकर उसने एक मुट्ठी भींची और खुद को छाती पर जोर से मारा। उसने इसे फिर से करने के लिए अपना हाथ उठाया। चौंक कर यान यू एक डरी हुई बिल्ली की तरह बिस्तर से कूद गई, उसकी मुट्ठी पकड़ ली। तुम क्या कर रहे हो? रुको। ली युआन हंसा। मैं तब तक खुद को मारता जब तक तुम बेहतर महसूस न करो। मैं अब गुस्सा नहीं हूँ। वह उसके हाथ से चिपक गई, डर गई कि वह सचमुच खुद को चोट पहुंचा सकता है। उसके हाथ को अपनी छाती से दबा दिया। फिर एक हाथ छोड़ते हुए उसने धीरे से उस जगह को रगड़ा जहां उसने मारा था। क्या दर्द हो रहा है? उसने धीरे से पूछा। एक सेकंड पहले हो रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही तुमने इसे रगड़ा, दर्द गायब हो गया। यान यू थोड़ी हंसी, उसके गाल गुलाबी हो गए। वाह, तुम लड़की को लुभाना जानते हो। ये कहाँ से सीखा? सीखा? तुम्हें ईमानदार होने के लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उसने ईमानदारी से हैरान होकर कहा। मैं बस दिल से बोल रहा हूँ। अगर यह झूठ है तो मुझ पर बिजली गिरे। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, यान यू आगे बढ़ी और उसका मुंह ढक लिया। ऐसा मत कहो। उसकी आंखें चंचलता से उस पर चमक उठी। ये बुरा शगुन है। ली युआन ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की लेकिन जोर नहीं लगाया, बस अपनी उंगलियों को उसके ऊपर हल्के से रखा। ऐसी बातें मत कहो, उसने बुदबुदाया, गाल अभी भी लाल थे। ली युआन ने सिर हिलाया और तब यान यू ने धीरे से अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसने बिस्तर से एक लंबी टांग लटकाई। रात का खाना बनाने के लिए उठने का इरादा था, लेकिन ली युआन ने फिर से उसका रास्ता रोक दिया। मैंने कहा तुम्हें आराम करना है तो आराम करो। अगर तुमने आज कोई भी काम किया तो मैं खुद को मारता रहूंगा, उसने अतिरंजित गंभीरता से धमकी दी। यान यू के गाल और भी लाल हो गए। दिल से उसने अपने अंदर एक मीठी गर्माहट फैलती हुई महसूस की, मीठी फिर भी थोड़ी शर्मनाक। फिर भी उसने ली युआन की आस्तीन खींची और कहा, मैं समझती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन घर के सारे काम करना मेरा काम है। ये हमेशा से हमारा नियम रहा है। वह नाजुक और हल्की हो सकती थी, लेकिन उसमें एक प्रभावशाली जिद्दीपन था जो लगभग चमकता था। तो हम इसे साथ करेंगे, ली युआन ने सुझाव दिया। नहीं, उसने सीधे इनकार कर दिया। ठीक है, मैं समझ गया, उसने आह भरी। उस रात उन दोनों ने जल्दी सो गए। अगली सुबह बोर के तुरंत बाद ली युआन के दिमाग में एक संदेश चमका। आपने 6 स्टेट पॉइंट प्राप्त किए हैं। वह रुका, क्षण भर के लिए भ्रमित, सामान्य से एक अंक अधिक। तो कोई छिपा हुआ बोनस काम कर रहा था। अपनी बाहों में सो रही महिला को देखकर उसे एक संतोष की लहर महसूस हुई। कुपोषण के बावजूद यान यू में एक खास मोहक आकर्षण था। वह कल्पना कर सकता था कि अगर वह स्वस्थ और अच्छी तरह से पोषित होती तो वह कैसी दिखती, लगभग एक कली के रूप में गुलाब का इंतजार कर रही हो। इससे भी बढ़कर ये खूबसूरत महिला इतनी कोमल, इतनी देखभाल करने वाली थी। उसने खुद घर के काम करने पर जोर दिया। अपने पुराने जीवन में यह एक सपने जैसा लगा होता। उसे कुछ वास्तविक कौशल विकसित करने, पैसे कमाने और यान यू को सिल्वर क्रीक में बसने के लिए ले जाने की आवश्यकता थी। वह जगह कहीं अधिक व्यवस्थित थी, जिससे उसे छिपने और भविष्य बनाने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल सके। 4 दिन बाद ली युआन और यान यू के अनाज का भंडार आधा खत्म हो गया था। इससे भी बदतर, उनका भोजन नीरस था, कोई मांस नहीं, कोई तेल नहीं, बस बेस्वाद दलिया। इसे सहन करना कठिन होता जा रहा था। उस दोपहर यान यू बाहर से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके घर आई, बाहर की खबर के साथ। ली युआन, काइहुआ के पति पर एक काले भालू ने हमला किया, उसे पहाड़ में छोड़ दिया। मैंने सुना है कि वह दूसरे रिच के पास किस्मत आजमा रहा था। उसके घर में 2 छोटे बच्चे हैं।
पिछली बार जब तुम दूसरे रिज के पार गए थे तो एक जंगली सुअर ने तुम्हारा पीछा किया था। तुम्हें पहली बार में चोट ऐसे ही लगी थी, तो क्या इसका मतलब यह है कि लिटिल इंक माउंटेन की तलहटी में कोई शिकार नहीं बचा है? चूंकि उसका अपना पति भी शिकारी था, यान यू ने उसी मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति के लिए सहानुभूति महसूस की। काइहुआ का परिवार उसके अपने जैसा था। उसका पति शिकार करता था, वह बच्चों के साथ घर पर रहती थी और घर के काम करती थी। अब जब इस अकाल वर्ष में उसका पति चला गया था, तो कौन जानता था कि उसकी पत्नी और 2 बच्चे कैसे जीवित रहेंगे। ली युआन के हाव भाव थोड़े बदले। वह चाचा, उसे याद आया कि यह वही शिकारी था जिसे उसने दूसरा रिज पार करने के लिए कियान सान के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद देखा था। कियान सान ने मुड़कर उस चाचा को मना लिया होगा, और अब ऐसा लगता था कि उसने उसे मार डाला था। अचानक दूर एक हंगामा हुआ। यान यू जल्दी से बाहर गई और चाची वांग को झंडा दिखाया, जो अपने दरवाजे से बाहर निकल रही थी। क्या हो रहा है? चाची वांग हैरान दिखी, उनके पास अपना कोई जवाब नहीं था। जल्द ही एक आदमी दौड़ता हुआ आया। चाची वांग और यान यू खबर की उत्सुकता में करीब आ गईं। आदमी को विवरण पता थे। काइहुआ का पति मर गया है, लेकिन पता चला कि उसने मांस का भंडार छुपा रखा था। जरूर उसने इसे पहले अच्छी तरह छिपा कर रखा होगा। आह रुको, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, वैसे भी क्योंकि वह चला गया है, हर कोई दुखी है। कियान परिवार के दूसरे और तीसरे बेटे कहते हैं कि वे अंतिम संस्कार में मदद करना चाहते हैं। अब हर कोई दावत के लिए दौड़ रहा है। ऐसा कहकर वह आदमी भाग गया। चाची वांग और यान यू ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। ये स्पष्ट था कि यह तथाकथित मदद वास्तव में केवल अनाथों को खाना था, या बल्कि एक कमजोर परिवार का फायदा उठाना। ये बहुत ज्यादा है, यान यू बुदबुदाया। चाची वांग ने उसकी आस्तीन हल्की खींची। चुप रहना बेहतर है, उसने आह भरी। घर के अंदर ली युआन दरवाजे के पास खड़ी थी, बाहर की आवाजें सुन रही थी। उसने अपनी स्टेटस विंडो पर नजर डाली। एक पल की चुप्पी के बाद ली युआन बुदबुदाया, 45 स्टेट पॉइंट बचाए हैं, खर्च करने का समय आ गया है। अध्याय 005 मुश्किल से छिपाया गया खतरा। कियान सान के परिवार में 5 तगड़े भाई थे। केवल कियान सान खुद शिकारी था, लेकिन बाकी लोग जहां भी संभव हो मदद करते थे, जिससे लिटिल इंक माउंटेन के पास किसी के लिए भी खड़े होना मुश्किल हो गया था। कियान सान ने मुझे पहले भी शामिल करने की कोशिश की थी, और मैं बीमार होने का नाटक करके बच गया। वह अकेले दूसरे रिज में जाने से नफरत करता है, इसलिए वह हमेशा किसी को ढूंढता रहता है जो उसके लिए जोखिम उठाए। अब जब चाइहुआ का पति मर गया है, शायद वह एक और शिकारी ढूंढ लेगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या वह मुझे फिर से ढूंढेगा। जब तक मैं शिकार पूरी तरह से बंद नहीं कर देता, उससे मिलना केवल मुसीबत ही लाएगा। वह उस तरह का आदमी है जो तुम्हें भेड़ियों के आगे फेंक देगा और फिर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार के अवशेषों पर दावत करेगा। अगर मैंने उसके साथ जाने के लिए सहमति दी होती, तो मेरा परिवार अब बर्बाद हो सकता था। यान यू और मुझे केवल अपनी आपातकालीन धनराशि से हाथ धोना पड़ता। ली युआन के दिमाग में तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे। तभी दरवाजा जोर से खुला। यान यू गुस्से में घर में घुस आई, दरवाजा अपने पीछे जोर से बंद करते हुए। ये घोर अन्याय है। वह कियान सान एक बदमाश है। एक विधवा और उसके बच्चों की मदद करने के बजाय जो मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं, वे दावत उड़ा रहे हैं, और पड़ोसी, उसी समुदाय के लोग, कटोरे और कांटे लिए लाइन में लगे हैं। हम्फ, उसने अपना हाथ कमर पर रखा, गुस्से से उसकी छाती फूल रही थी। लेकिन ली युआन उसकी आंखों में डर भी देख सकता था, ये डर कि जो चाइहुआ के परिवार के साथ हुआ वह उनके साथ भी हो सकता है। हे, ली युआन बोला। सही कहा ना, क्या ये गुस्सा दिलाने वाला नहीं है? वह झुंझला कर मुड़ी। तुम्हें शायद एक कपड़ा लेकर ढक लेना चाहिए, ली युआन ने उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने उसे देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। क्या बात है? आंटी वांग और बाकी महिलाएं परेशान नहीं होती। तुम उनसे छोटी और ज्यादा खूबसूरत हो, ली युआन ने कहा। मेरा यकीन करो, शायद अपने कपड़ों के नीचे कुछ फटे कपड़े भी ढूंढ लो। खुद को बड़ा दिखाओ। ऐसा है क्या? उसे सुंदर कहे जाने पर वह शर्मा गई। वह बाहर जाने से पहले अपने चेहरे पर राख मलने की आदी थी, लेकिन अपनी छाती बांधना और खुद को मोटा दिखाना नया था। थोड़ा फेरबदल करने के बाद वह खुद को इतना भद्दा दिखाने में कामयाब हो गई। तांबे के आईने में उस भद्दी शक्ल को निहारते हुए यान यू अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन जैसे ही उसे अपनी पड़ोसी की दुर्दशा याद आई, उसका चेहरा उतर गया। होंठ कांपते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम उसकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? ली युआन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सिर्फ अपना पेट भरना ही मुश्किल है। उस दोपहर यान यू आंटी वांग के साथ बातें करने के लिए अगले दरवाजे गई। ली युआन मिट्टी की दीवारों वाले शांत कमरे में अकेला बैठा था। उसने स्टेटस विंडो खोली और बेसिक ट्रैकिंग पर नजर डाली, 5 बार जोड़ चिन्ह पर टैप किया। तुरंत एक तेज, फुर्तीली जागरूकता उसके अंदर दौड़ गई। बेसिक ट्रैकिंग 5/10 नया। इंटरमीडिएट ट्रैकिंग 0/20।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी खतरनाक जानवर का पीछा करने के लिए एक गहन प्रशिक्षण सत्र पूरा किया हो। उसकी आंखों के सामने उसने उसका दिन रात पीछा करना याद किया, सहज ज्ञान और उसके द्वारा छोड़े गए हर सुराग पर भरोसा किया। वह जानवर अंतहीन दौड़ता हुआ लग रहा था और उसने खुद को कगार पर धकेल दिया, कभी अच्छी नींद नहीं ली, हमेशा जंगल में अचानक होने वाले बदलावों के प्रति सतर्क रहा। अंत में उसके ट्रैकिंग कौशल में वृद्धि हुई। जब ली युआन ने अपनी युद्ध क्षमता की जांच की तो उसकी निहत्थे की स्थिति अभी भी 0-1 थी। लेकिन फिर से अपना धनुष उठाने पर वह 2-3 हो गई। ऐसा लगता है कि ट्रैकिंग समग्र युद्ध शक्ति में नहीं दिखती है, लेकिन इसने निश्चित रूप से मेरी सजगता को तेज कर दिया है। यह एक नर्म शक्ति की तरह है। ट्रैकिंग के साथ मैं किसी लक्ष्य को देखे बिना उसका पीछा कर सकता हूं, और मैं किसी का भी पीछा करने वाले को भी चकमा दे सकता हूं। फिर उसने इंटरमीडिएट आर्चेरी पर स्टेट पॉइंट्स खर्च किए, पूरे 20 बार जोड़ चिन्ह पर टैप किया। इंटरमीडिएट आर्चेरी 0/20 नया, एडवांस्ड आर्चेरी 0/40। अचानक ऐसा लगा जैसे महीनों की धनुर्विद्या का अभ्यास, पसीना और दृढ़ संकल्प उसकी मांसपेशियों में समा गया हो। उसका कौशल काफी सुधर गया। धनुर्विद्या और ट्रैकिंग में संयुक्त लाभों ने उसे शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाया। निहत्थे उसकी सीमा 0-1 से बढ़कर 1-2 हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने धनुष उठाया, ये 5-6 तक पहुंच गया। कियान सान जब उसके साथ वह कुत्ता था तब 3-5 पर पंजीकृत था। अब ली युआन 5-6 पर था। उसने धीरे से सांस छोड़ी, अधिक सहज महसूस किया। उसने फिर से स्टेटस विंडो को देखा, जिसमें बदलाव प्रतिबिंबित हो रहे थे। मेरे पास 20 अंक बचे हैं। क्या मुझे उन्हें अभी इस्तेमाल करना चाहिए या तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मैं 40 और ना कमा लूं? एक पल रुककर उसने रुकने का फैसला किया। आर्चेरी ने उसे सीधे शक्ति प्रदान की, जबकि ट्रैकिंग मुख्य रूप से उपयोगिता थी। यदि वह धनुर्विद्या को फिर से उन्नत करने के लिए पर्याप्त अंक जमा कर सकता है, तो यह उसे और भी मजबूत बना सकता है। बाद में दोपहर में यान यू खाना बनाने के लिए वापस आए, अपने साथ नवीनतम गपशप लेकर। ली युआन, उसने शुरू किया, आज चाइहुआ के घर दावत हुई। तुम्हें याद है, मोंग पैन? वह वास्तव में उसके लिए बोलने गया था। सबके सामने उसने कियान एर और कियान सान को गरियाना शुरू कर दिया। वह पहले तो उत्साहित लग रही थी, लेकिन फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। हालांकि किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जो लोग वहां बैठे थे वे बस खाते रहे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो, जैसे वह वहां था ही नहीं। उसने मांस वापस छीनने की कोशिश की ताकि चाइहुआ और उसके बच्चे उसे खा सकें। लेकिन कियान एर या कियान सान को खुद उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, किसी और ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। वह वहां कियान एर और कियान सान को गरिया रहा था और फिर कियान सान बस चलकर आया और उसे सीधे मुंह पर लात मारी, उसके कुछ दांत टूट गए, खून ही खून। कोई अच्छा काम बिना सजा के नहीं रहता, लगता है। ली युआन चुप हो गया। वह उस भयानक दुनिया की एक दर्दनाक स्पष्ट तस्वीर देख रहा था जिसमें वह उतर गया था। तभी बाहर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। हर थपकी के साथ गेट हिल रहा था। यान यू ने खिड़की से बाहर झांका और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कियान सान है। वह यहाँ क्या कर रहा है? वह इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर सिवाय डर के कुछ नहीं था। ली युआन खड़ा हो गया, अपना धनुष और तरकश उठाया। उसने एक हाथ उसके कंधे पर रखा, धीरे से उसे एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठाया। बैठी रहो, उसने कहा। लेकिन वह यहाँ क्यों है? उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम बस अंदर रहो, ली युआन ने जवाब दिया। मैं इससे निपट लूंगा। उसकी चिंता भरी नजर के नीचे वह आंगन में चला गया। बार पर एक लंबा हट्टा-कट्टा व्यक्ति लकड़ी के गेट को इतनी जोर से लात मार रहा था कि वह कब्जों से उखड़ गया। ली युआन को आते देख कियान सान सीधा खड़ा हो गया। नन्हे, बहाना बनाना बंद कर। मुझे पता है कि तू अब ठीक है। सुन, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तेरे पास 2 विकल्प हैं। पहला, मेरे साथ शिकार करने आ जा और अब से तू कभी भूखा नहीं रहेगा। दूसरा, अपना धनुष, अपना पिचफोर्क और अपना शिकार लाइसेंस मुझे दे दे। अगर तू शिकार नहीं करेगा, तो कोई और करेगा। ली युआन हंसा। अब तू सीधे सीधे मुझे परेशान कर रहा है। परेशान करूं? ज्यादा मत उड़। कियान सान का चेहरा काला पड़ गया। इस समुदाय में ज्यादा शिकारी नहीं है, इसलिए हमें साथ जाना चाहिए। तू लूप से बाहर है, इसलिए तुझे पता नहीं है कि दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है। ऐसा ही होता है। बात खत्म। या तो तू मेरे साथ शिकार कर या शिकार करना पूरी तरह बंद कर दे। ली युआन ने अपने हाथ रगड़े, जैसे शर्मिंदा हो। बस मुझे ठीक होने के लिए कुछ और दिन दे दे, फिर मैं चलूंगा, ठीक है? 3 दिन, कियान सान ने अधीरता से कहा। बस 5 दिन कैसे? मेरी चोट जितनी दिखती है उससे ज्यादा गंभीर है। नहीं, 3 दिन, मैं तुझे लेने आऊंगा। एक ठंडी फुफकार के साथ कियान सान मुड़ा और घूरते हुए चला गया। जब वह एक खरोंच लगे पुराने पेड़ के पास से गुजरा तो एक युवक उसके पीछे से निकलकर उसका पीछा करने लगा।
वह युवा बदमाश एक हाथ में धनुष पकड़े हुए था और पीठ पर एक ब्लेड पहने हुए था, जिसके सिर के ऊपर 1-2 का तैरता हुआ नंबर दिख रहा था। ली युआन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने उस व्यक्ति को एक स्थानीय उपद्रवी के रूप में पहचाना जो अक्सर कियान सान के साथ घूमता था, लेकिन उसके पास धनुष नहीं होना चाहिए था। फिर उसे समझ आ गया, चाइहुआ का पति अभी मरा था। कियान सान ने शायद मरे हुए आदमी के धनुष और शिकार लाइसेंस पर खुद ही कब्जा कर लिया था।